सो हेलो नमस्कार वेलकम बैक। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए आज ये मैं स्पेशल प्रैक्टिकल सेशन आपके बीच में कंडक्ट कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम में जब पेपर आता है तो हम बेरेक्ट की हेल्प से उस पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों के बीच में कई सारे सेशन लिए जिनमें इंक्लूड था कि हम किस वे में कॉन्सेप्ट को समझें, ऑब्जर्व है जो करें। और आज हमारा जो मेन एजेंडा रहेगा, मेन जो हमारा पर्पस रहेगा वो ये रहेगा कि हम बेरेट के अंदर, यानी कि अब आपके पास में कोई भी बेरेट है तो उस वे से आप उसको कैसे फाइंड आउट है जो कर सकते हैं। तो बिना देरी किए सीधा मुद्दा जो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम के अंदर, खासकर एआईबी के एग्जाम के अंदर पैनिक नहीं होना। हो सकता है कि शुरुआत के 10 सवाल आपको नहीं आए, बिल्कुल बाउंसर हो कि यार ये क्या पूछ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर भी अगले 90 क्वेश्चन से आपको पूरी उम्मीद रखनी है। मतलब फर्स्ट 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन गड़बड़ हो गए, नहीं समझ में आ रहे, अजीबो गरीब है, जो हमने पढ़ा उससे उसका कोई लेना देना भी नहीं है, तो भी आपको अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी, होप नहीं छोड़नी है। ध्यान रखना, बाकी के 90 क्वेश्चन में से भी आपको तो सिर्फ 45 इज करेक्ट करना है। ओके, ये हमारा मेन टारगेट है जो रहना चाहिए। यूट्यूब पे जो मैंने टाइम मैनेजमेंट का वीडियो डाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ओके, कि 3 घंटे का 180 मिनट का किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। 180 मिनट से पहले वैसे भी आपको एग्जाम सेंटर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, इसलिए ज़्यादा जल्दी पेपर ख़त्म करके इम्प्रेशन जताने का, होशियारी दिखाने का काम करने से कोई मतलब नहीं है। ओके, हमें एश्योर करना है कि हमें एग्ज़ाम इसी टाइम के अंदर क्या करना है, कंप्लीट है जो करना है। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलो फिर अब मैं आपके सामने एक रियल टाइम पेपर जो है वो क्या कर रहा हूँ, डील है जो कर रहा हूँ। आप सभी के लिए एआईबी के जितने भी 3 मॉक टेस्ट हैं वो मैंने फ्रीली एक्सेसिबल करवा दिए हैं। यू मे टेक बेनिफिट ऑफ इट। अब देखो, ये मेरे पास में ना एक पेपर है जो कि आपके एआईबी 17 का है। ठीक है, एआईबी 17 का एक रियल टाइम पेपर जो है मैं आपके बीच में बताने वाला हूँ। ये सेट कोड सी है। अब हालांकि मैंने तो इस पेपर में इसको अरेंज कर दिया है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपके सब क्या आएंगे, मिक्सअप आएंगे। पहला सवाल कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरा आईपीसी का, बीएनएसएस का, तीसरा सीपीसी का। इट कैन बी अ मिक्सअप ऑफ ऑल। ठीक है, और हो सकता है वो लोग आपसे इस तरीके से पूछे कि जब वो आईपीसी स्टार्ट कर रहे हैं तो सारे सवाल आईपीसी बीएनएस के चलने देवे। तो आप लोग दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर है जो रहना। सामान्यतः जिनका सेट ए आता है ना उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है जनरली, लेकिन जरूरी नहीं है। ओके, तो आप तो यही मान के चलेगा कि पेपर पैटर्न जो है वो किसी भी तरीके से मिक्सअप टाइप का आ सकता है और कहीं से भी कोई भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। नाउ, अब जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ये आपके एआईबी 70 क्वेश्चन पेपर है और ये मेरे पास में कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है। मैंने संविधान का जो बेयर एक्ट है वो भी आपके लिए ओपन करके रखा है ताकि मैं आपको एकदम रियल टाइम जो है ना वो फीलिंग दे सकूं कि एग्जाम पेपर आएगा कैसे। अब ये एआईबी 17 का जो हमारे पास पेपर है उसमें से इस तरीके से सवाल है, आप देख पा रहे हो कि इसमें क्वेश्चन नंबर 49 से 56 यानी कि कंटिन्यू 7 सवाल कॉन्स्टिट्यूशन गया है। फिर आपके पेपर स्टार्ट हो गया दूसरा वाला, कोई और सवाल आने लग गए। जैसे 57 नंबर पे आपके आईपीसी वाला सवाल है जो आ गया। ठीक है, 57 से लेकर 62 तक अब ये 5 सवाल कंटिन्यू आईपीसी के हैं जो चले उस टाइम के अंदर। फिर उसके बाद में कुछ और पैटर्न स्टार्ट हो गया, मतलब 63 64 कुछ ये वापस कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल आ गए 63 64। फिर वापस 65 से 72 कंटिन्यू 7 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन किसके पूछे गए, सीआरपीसी के हैं जो आ गए। फिर उसके बाद में कुछ और पैटर्न स्टार्ट हो गया, जैसे 73 वापस आईपीसी का। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा जिगजैग है जो किया जाए। अब हालांकि अगर आप देख रहे हो ना तो 57 से लेकर लगभग लगभग 76 तक इन्होंने क्रिमिनल लॉ को ही डील किया है। बट फिर भी पेपर में भी वेरी। अब यहाँ पे देखो आप 85 से 90 कंटिन्यू 6 क्वेश्चन जो है, 6 सवाल जो है वो आपके किसके रहे, 85 से 90 के अंदर वो एविडेंस के रहे। फिर इन्होंने वापस 91 से 92 सीपीसी पूछ लिया। फिर आपके 93 से 96 एडीआरएम के सवाल पूछ लिए। फिर वापस आपके 99 से 90 100 तक वापस आपके एविडेंस का सवाल पूछ लिया। तो इस तरीके से पेपर मिक्सअप होता है। शुरुआत में जब पेपर स्टार्ट हुआ सेट कोड सी वालों का, तो शुरुआत के 1 2 3 4 सवाल फैमिली लॉ के आ गए।
फिर आपके 5-6 पीआईएल के सवाल आ गए, फिर उसके बाद 7-8 वापस फैमिली लॉ का सवाल है जो आ गया, फिर वापस 9-10 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सवाल आ गया, फिर आपके 11 पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर 12, 13, 14 फिर प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेसी एक्ट के सवाल आ गए। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आप इस बात को समझें कि कोई भी पेपर चाहे हमारे लिए कहीं से भी आए, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो सवाल जहां पे आता है उसको वहां से आने दीजिए। ओके, नाउ सी तो अब यहां पर आपके बीच अच्छा एक और चीज, जो कैंडिडेट ने प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट तो अच्छे से डील कर दिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो आज रात को 5 बजे से 8 बजे मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्ट हो जाना। ठीक है, उन 3 घंटों के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं 300 से 500 बहुत ही स्पीड के साथ आपके सेगमेंट जो है, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस है जो करवाऊंगा, जिससे आप क्या कर पाएंगे, उनको आसानी से समझ पाएंगे, ऑब्जर्व है जो कर पाएंगे। बाकी देखो किस्मत का खेल है। अगर उसमें सवाल आ गए तो हो सकता है अपना बेड़ा पार हो जाए। नाउ सी, अब हम सवालों की ओर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको 3 नियम बताए। पहला नियम, आपके शुरुआत के 10 सवाल ऐसे आ सकते हैं जो हो सकता है आपको पल्ले ही ना पड़े, बाउंसर हो जाए, फिर भी घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवाल पेपर मिक्सअप वाला हो सकता है। पहला सवाल कुछ और, दूसरा सवाल कोई और सब्जेक्ट, तीसरा कोई और सब्जेक्ट वगैरह वगैरह, है ना, वो भी आपके बीच में देखने को मिल सकता है। तीसरा एस्पेक्ट जो होता है वो यहां पर इस तरीके से है कि जब हम पेपर को अटेंड करें, हमें थोड़ा सेलेक्टिव चलना है। सेलेक्टिव मतलब, जैसे उदाहरण के लिए, अब आपने मतलब ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जैसे उदाहरण के लिए कंपनी लॉ आपने नहीं पढ़ा, ना आपने कंपनी लॉ पढ़ा, ना इन्वेस्टमेंट लॉ पढ़ा, तो इसके सवालों में ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश करना ही मत। इनके सिर्फ वही सवाल अटेंड करो जिसमें सेक्शन नंबर दे रखे हो। मेरी बात वापस सुन लीजिए, इनके सिर्फ वही सवाल आपको अटेंड करने हैं जिसमें सेक्शन नंबर दे रखा है। क्योंकि हो सकता है आपके पास बेरेक्ट हो, तो बेरेक्ट होगा तो आप क्या कर पाएंगे, सेक्शन नंबर से उसको डील है जो कर पाएंगे। अच्छा, संजोग से आपके पास बेरेक्ट नहीं है, आप अपने पड़ोसी की मदद ले सकते हो, लेकिन प्रेम पूर्वक, है ना, कॉन्फिडेंशियली। चीटिंग नहीं कर रहे हम, लेकिन बेरेक्ट को वो लेना अलाउ कर देते हैं, तो उसमें वो मना वना जनरली है जो नहीं करते। ओके, तो अब जैसे मान लो आईटी एक्ट का, लेबर लॉ का कोई सवाल आ गया, तो इनके आपको कोई सवाल करने जो जिसमें सेक्शन नंबर दे रखा हो। अच्छा, सेक्शन नंबर हो सकता है सवाल में दे रखा हो, और सेक्शन नंबर हो सकता है किस में दे रखा हो, ऑप्शंस में दे रखा हो। तो जब हमें सेक्शन नंबर मिल जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई, बेरेक्ट में ये चीज यहाँ पर हमको मिल सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सवाल आया और उन्होंने पूछा कि बताओ भाई, आर्टिकल 251 इनमें से किस में डील करता है, तो हम इजी इसके पन्ने पलटते हुए, मतलब जब हम इस तरह से, ये हमारा बेरेक्ट है, तो इस बेरेक्ट में इंडेक्स में जाएंगे तो 251 का अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई ये रहा आर्टिकल मेरा 251। और 251 में क्या दे रखा है, इनकंसिस्टेंसी बिटवीन पार्लियामेंट का लॉ और लेजिस्लेचर का लॉ। तो ये हमारे पास आइडिया मिल गया। अच्छा, मान लो कि मुझे इसके अंदर जाना है, सपोज करो मुझसे पूछा कि बताओ भाई ये डेफिनेशन कहाँ पर है, उदाहरण के लिए, तो अब मेरे पास में एक डेफिनेशन क्लॉज है 366। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज में आपको अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है, 366(1), 366(2), जैसे शेड्यूल कास्ट कहाँ पे डिफाइन की गई है, वो दे रखी है 366 की 24 में। अब आपको नहीं याद कि यार इसमें कौन सा है, तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन में जाओगे। और कैसे जाना है, बहुत सिंपल है, आप बेरेट को आगे पलटते जाइए और आप देखेंगे ना, तो आपको ऊपर हेडिंग में यहां पर टॉप के अंदर, जैसे अनुच्छेद 101, उसी तरीके से ये आर्टिकल आपके मेंशन किया होगा, आर्टिकल 101। तो इसका मतलब क्या है, अब आप यहां पर पहुंचे, यहाँ हमें कभी भी बेरेट पेज नंबर से नहीं जाना होता है, हमें बेरेट को सर्च करना पड़ता है उसके ऊपर लिखे गए आर्टिकल नंबर से। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 101 लिखा हुआ है, कहां तक जाना था हमें, 366, 366 तक। तो हम फटाफट क्या करेंगे, पेज को आगे पलटते हुए यहां पे जाएंगे, 317 तक पहुंचे और थोड़ा आगे जाओ। तो ये ना, ये तरीका होता है। ये हम लोग 349 तक पहुंचे और थोड़ा आगे जाओ, तो यहां पर ये हम लगभग लगभग 366 के पास में आ गए। आगे ना, अब हमें देखना है कि शेड्यूल कास्ट कहां पे डिफाइन कर रखी है। तो 366 में एक नंबर पे एग्रीकल्चर इनकम, दो नंबर पे ये एंग्लो इंडियन। आगे बढ़ो यहाँ पे, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से ये आपके शेड्यूल कास्ट वर्ड आपके आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 366 का 24। ये क्लॉज क्या करता है, शेड्यूल कास्ट को डिफाइन है जो करने का काम है जो करता है। तो इस वे में, तो जहां पर भी सेक्शन नंबर होते हैं ना, तो वो काम हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी गोइंग हो जाता है, आसान है जो हो जाता है। बराबर, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको डील कराने का प्रयास है जो करता हूं। कोई देखो, सीक्वेंस वाइज आप कैसे जा पाओगे, मुझे आप समझ
समझो, कुछ सवाल आप थोड़े इम्प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा वो सीक्वेंस वाइज कह रहे हो, सॉरी सॉरी। एक होता है सब्जेक्ट वाइज जाना। सब्जेक्ट वाइज जाने का मतलब होता है कि पहले सारे कॉन्स्टिट्यूशन डील करना, फिर उसके बाद में आईपीसी डील करना। वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो तो आप 100 सवालों में से पहले ढूंढोगे कि हाँ कौन कौन से आईपीसी के, समय फालतू खराब होगा। तो इसलिए आपको जाना तो सीक्वेंस में ही है। ये जो कैंडिडेट सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो नहीं देखा, जो मैंने यूट्यूब पे डाला था 10 से 15 मिनट का। वो देख लीजिए, बहुत जरूरी है। तो आपको जाना तो सीक्वेंस में ही है। शुरुआत के 90 मिनट्स में आपको ग्रीन राउंड ही करना है, बराबर। मैं बहुत ही स्ट्रांगली कह रहा हूं, डोंट मिस दैट वीडियो, द वीडियो ऑफ टाइम मैनेजमेंट ऑफ 180 मिनट्स। नाउ सी तो यहां पर जो है ना, अब हम क्या करते हैं, इसके सवाल को फोकस है जो करते हैं। अब जैसे पहला सवाल आपके बीच में आया कि भाई इनमें से कौन सा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट एक्ट कौन सा, 1985 का। लेकिन अमेंडमेंट है कौन सा, ये इन्होंने नहीं दिया। हमारे इस देश के संविधान में टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो कौन सा अमेंडमेंट है ये नहीं दिया, लेकिन इसने अमेंडमेंट का ईयर दिया है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो 1985 लिखा है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया। अब यहां पर आपके पास दो हिंट है। पहला हिंट ये कि ईयर लिखा हुआ है 1985। तो अगर आप ये ढूंढ लोगे कि वो कौन से अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, तो आपको आइडिया मिल सकता है। और 1985 में एक से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हो तो टेंशन हो सकती है। तो एक तो हमको ये हिंट मिल गया, नंबर वन। दूसरा क्या है, जब आप लोगों को मैंने लिंकिंग ऐप पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बढ़ाया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, दल बदल कानून के बारे में जिक्र होता है ना, तो उसमें स्पेसिफिक मैंने कहा था कि 12 स्केड्यूल में से आपका एक स्केड्यूल 10 है। कौन सा है, स्केड्यूल 10, जो क्या करता है इसके बारे में डील है, जो करता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वर्ड आया, और आपको अगर ये याद रह गया शेड्यूल 10 है, तो आप दो काम कर सकते हो। नंबर वन, पहला हो सकता है कि आपके बेरेक में फुटनोट है जो दे रखे हो। तो फुटनोट अगर दे रखे होते, जैसे उदाहरण के लिए यहां पर मैं आ जाता हूं, मैं आपको दोनों समझाऊंगा, टेंशन मत लेना आप लोग, लोड मत लेना, है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए ये मेरे को याद रह गया कि भाई मेरा शेड्यूल 10 है, तो मैं यहां पर आ गया। और देखो, मैं ऊपर है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है शेड्यूल 6, और आगे बढ़ो तो शेड्यूल 6 जहां पे खत्म होगा वहां पे शेड्यूल नंबर 7 आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता चला गया। यहाँ पर अभी कौन सा आ गया, ये शेड्यूल 6 अभी भी चल रहा है, चलो और आगे चलो, ये शेड्यूल 7 आ गया। ठीक है, शेड्यूल 7 में अलग अलग लिस्टें हैं जो दे रखी है मेरे को, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, और आगे बढ़ा जहां पे मेरा ये शेड्यूल 7 खत्म हो जाता है, फिर मेरे पास में शेड्यूल 8 आया ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, और 9 भी है जो आ गया। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, कई बार कुछ फुटनोट में हमारे काम हेल्प मिल जाती है कि 9 शेड्यूल, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 4 का मतलब क्या है कि 9 शेड्यूल को संविधान के पहले अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट से जो 9 शेड्यूल को जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। अब देखो 9 शेड्यूल भी चौड़ी लिस्ट है जो दे रखी है अलग अलग कानून की, जिनको प्रभावित नहीं किया जाता। अब आप देखो ये 10th शेड्यूल। तो एक तो आपके पास तरीका ये है कि अगर आपको एंटी डिफेक्शन, देखो इसमें लिखा हुआ भी है डिफेक्शन, लिखा हुआ है ना, डिफेक्शन का मतलब क्या हो गया, यही बात होगी। आप इंडेक्स से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, हेडिंग से भी आइडिया लगा सकते हो। तो अब आपने यहां पे इसको डील किया 1 नंबर पे, तो 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, 10th शेड्यूल एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट 1985, ये 1985 में आ रहा है 52nd अमेंडमेंट। तो एक तो तरीका है ये फुटनोट की हेल्प वाला। दूसरा एक और तरीका है, वो कौन सा है, अगर आपके पास लिंकिंग बेयर है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक ऑप्शन और ओपन किया है, और वो ऑप्शन है, आप सीधा एंड में आ जाओ। एंड में मैंने आप लोगों को अमेंडमेंट की टेबल दे रखी है जो कि कोडिफाइड भाषा के अंदर है, मतलब उसमें कोई नोट्स वोट्स नहीं है, ये आपको अमेंडमेंट की टेबल है जो दे रखी है। ठीक, इस अमेंडमेंट की टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली क्या देखने को मिलेगा, यहां पर स्पेसिफिकली ये सारे अमेंडमेंट है, कौन सा ईयर में आया था, कब इफेक्टिव हुआ था, कौन कौन से आर्टिकल को अमेंड किया गया, कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए थे। अब आप देख पा रहे हो शेड्यूल 9, ये शेड्यूल 9 आपके फर्स्ट अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था। तो ये आपको हिंट मिल जाएगा कि अच्छा शेड्यूल 9 यहां से आ रखा था। अब उसने हमको जो सवाल पूछा था, उस सवाल में क्या लिखा हुआ था, 1985। तो आप है ना इसको यहां से हिंट पता कर सकते हो कि भाई 1985 कहां पर है। तो ये 71, 74, 76 और नीचे आ गए। अब आप देखो तो 1985 में एक ही अमेंडमेंट है, 1985 में एक ही अमेंडमेंट आ रखा है 52nd। तो ये तो हमको डायरेक्टली हिंट मिल गया ना कि भाई इसने पूछा भी 1985 का है, और 1985 में अमेंडमेंट भी एक ही हो रखा है। तो ये हमारा सीधा सा आंसर हो गया। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये हुआ यहाँ पे कि आप देख पा रहे हो शेड्यूल 10 लिखा हुआ है,
शेड्यूल 10 को इंसर्ट किया गया था, शेड्यूल 10 को जोड़ा गया था, और शेड्यूल 10 किस में डील करता है? एंटी डिफेक्शन में डील करता है। तो अगर मैं ये वाली रिसर्च कर दूं तो मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा 52nd इज द करेक्ट वन। आई बात समझ में? देखो अब मैं याद वाद कुछ नहीं करके आया हूं, मेरे को नहीं पता 52nd क्या था, लेकिन मैंने जब इस तरीके से तलाश करी ना तो मुझे आंसर मिल गया। और ये जो प्रोसेस है इसको करने में 1 मिनट लगेगा, 180 मिनट है आपके पास में। अब आप इस सवाल को 1 मिनट में डीले जो कर सकते हैं, तो मान के चलेगा कि अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन जो है इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक किन किन लोगों को समझ में आया? ओके, ये जो बात है आप लोगों को समझ में आई, जो मैंने आपको समझाया कि किस वे में हम इसको अटेंड है जो कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप दोनों तरीके से हेल्प ले सकते हैं, फुटनोट की सहायता से भी ले सकते हैं, और अगर आप लिंकिंग डायरेक्ट लेके बैठे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प है जो मिलेगी, क्योंकि पीछे मैंने स्पेशली वो चीज आपको दे रखी है जो एग्जाम के अंदर रोक टोक में नहीं आती है। नाउ मूविंग अहेड, और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेना, उसको बोलना शेड्यूल का पार्ट है, क्योंकि उसको तो इतना समझ में आएगा नहीं, है ना, और ना ही अपने को समझाना है। कॉन्फिडेंटली बोलना कह रहे सर संविधान के पीछे 12 अनुसूचियां उसी का पार्ट है अपने में, तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है होगा यार, तुम जाओ बैठो, है ना, इस तरीके से। ओके, और देखो सवाल क्या पूछा गया यहाँ पर हमारे। अच्छा मान लो आपको हमें नहीं पल्ले पड़ रहा है, लोड नहीं लेना, अगले सवाल, हर सवाल को एन साथ में डील करना, है ना, ऐसा नहीं हो कि हम गड़बड़ कर जाए। अब जैसे इसने दूसरा सवाल आपके केस लॉ का पूछ लिया, इसमें ये कहा गया कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 13(2) है, 13(2), तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है कि अमेंडमेंट जो है वो भी एक लॉ है, कि जो संविधान में अमेंडमेंट किया जाता है ना, तो अमेंडमेंट लॉ भी जो है आर्टिकल 13(2) की परिभाषा में लॉ है जो आता है। ये किसने कहा था? अब देखो ये पॉइंट आपको एग्जैक्टली बेरेट का आंसर निकालने वाला नहीं है। इस सवाल में आपका आंसर बेरेट से नहीं निकलेगा। कैसे? देखो यहां पर मैं बेरेट के पास चला भी गया, कहां जाऊंगा मैं जाऊंगा आर्टिकल 13(2) के पास में। और कैसे जाना है मेरे को? सीधी सी बात है, बेरेट ओपन करना है, और ऊपर ध्यान में रखते हुए अभी तक कौन सा आर्टिकल आया? आर्टिकल 17, और आगे चलो आर्टिकल, ये कौन सा आ गया? अब देखो आर्टिकल 12 से स्टार्ट हो रहा, ये मेरे पास आर्टिकल 13 है। तो आर्टिकल 13 के अंदर जो मेरे को डेफिनेशन दे रही है, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ अब्रीज द राइट कन्फर्ड बाय एनी लॉ, तो ये जो लॉ वर्ड है इसको समझा रखा है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब इसमें कहीं पर भी मेरे को वो तो समझा नहीं रखा ना कि अमेंडमेंट वाला पॉइंट, ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, तो बस वो मेंशन किया हुआ है, इसके अलावा और कोई एस्पेक्ट मेरे पास में है नहीं जिससे मैं इस केस लॉ का आंसर है जो दे सकूं। तो हो सकता है अगर ये केस लॉ मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरे को नहीं याद होगा। आप ये कर सकते हैं, पेंसिल से बेरेट के बीच में थोड़ा सा कुछ कोडिफाइड भाषा लिख सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं? आप लिख लेंगे गोलकनाथ ऑब्लिक, यहाँ पे मतलब जो आपका बेरेट है ना, बेरेट के पीछ वाला पोर्शन है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि ये गोलकनाथ, ठीक है, आर्टिकल 13(2) और अमेंडमेंट इक्वल टू लॉ। ये हिंट है, मतलब हो सकता है अगर सेम सवाल रिपीट हो जाए तो शायद आपको फायदा मिल जाए, लेकिन नहीं पढ़ा है केस लॉ, छोड़ो, मत लगाओ दिमाग। ये हमारे लिए रेड कैटेगरी है। ये कैसी कैटेगरी है? अगर मैं केस लो मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, तो ये रेड कैटेगरी। अब मैं किसमें कितना भी दिमाग लगा लूं इसमें मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। इनके आंसर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? या तो एंड में हुक एंड क्रूक लगा कर, या फिर सोशल सर्विसेज लेकर, ठीक है। तो ये एक एंगल है जो वहां पे हो सकता है चीज को डील करने का, लेकिन विश्वासप्रद है जो चीज होनी चाहिए। तो ये रेड कैटेगरी, मैंने जो आपको रेड ग्रीन और समझाया था ना, तो ये रेड कैटेगरी का सवाल है। फटाफट लिख लो, केस लॉ नहीं पढ़ा है तो दिमाग मत लगाओ। बेरेट में कहीं पर आपने कुछ मेंशन किया हुआ है तो ठीक है, हो सकता है शायद मिल जाए, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब देखो यहाँ पे, तो ये सवाल एक बार के लिए स्किप करने लायक है, क्योंकि हो सकता है केस लॉ याद नहीं आएगा उस टाइम के अंदर। अब देखो ये सवाल पूछा कि बताओ भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो कहां दे रखा है। अब पता है ये इंडेक्स बेस्ड सवाल है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ओपन किया और यहां पे मैं सीधा इंडेक्स पे आ गया। ये मेरे पास में क्या दे रखी है? इंडेक्स है जो दे रखी है। अब इंडेक्स तो आपके पास बेरेट में शुरुआत में है ही। अच्छा ध्यान रखना, आप अगर किसी बेरेट को लेके नहीं भी जा रहे हो तो कम से कम उसके इंडेक्स तो लेके जाओ। अब इन्होंने मेरे को 4 ऑप्शन दिए। क्या ऑप्शन दिए? फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गवर्नमेंट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 4 बातें हैं जो दे रखी है। मेरे को इतना पता है कि फंडामेंटल राइट का मेरे पास पार्ट 3 है।
आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में दे रखे हैं 36 से लेकर 51 तक। नहीं भी याद है तो यहाँ पे आके नक्कल मार लो। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 हो गया। फंडामेंटल राइट यहाँ पर आपके बीच में आ गया। तो 12 से लेकर आप सिर्फ इंडेक्स को देखते जाओ, या यहाँ पे कहीं पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है क्या, सर्च करते जाओ। प्रोटेक्शन ऑफ राइट दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन दे रखा है, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दे रखा है, राइट टू एजुकेशन है जो दे रखा है यहाँ पे, अरेस्ट और डिटेंशन दे रखा है, ह्यूमन ट्रैफिक का मेंशन कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ बच्चों का वो प्रोहिबिटेड है, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड लीगल प्रोफेशन दे रखा है, रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हो, पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हो, अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ये दे रखा है, या प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी दे रखा है, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में दे रखा है, स्पेशल लॉ जमीन एक्वायर करने के संबंध में, कुछ एक्ट को वैलिडेट है जो करना, सेविंग ऑफ इन लॉ वगैरह, ये 31D डिलीटेड है। फिर 32 में रेमेडी दे रही है सुप्रीम कोर्ट करने की, 32A डिलीटेड है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकती है लॉ को, रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 36 में लेजिस्लेशन क्या कर सकता है, कुछ कानून के प्रोविजन को इफेक्ट है जो दे सकता है। मतलब यहाँ पे कहीं नहीं आ रहा मुझको। चलो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़ो आप। इसमें यहाँ पे चेक किया मैंने, इधर प्रिंसिपल दे रखे हैं, सोशल ऑर्डर की बात की गई है, कुछ प्रिंसिपल आपको 39 में दे रखे हैं, इसमें ABCD करके एक लिस्ट आ रही है, इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड यहाँ दे रखा है, विलेज पंचायत यहाँ दे रखी है, राइट टू वर्क का प्रोविजन दे रखा है, ह्यूमन कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, मैटरनिटी रिलीफ का पॉइंट दे रखा है, वर्कर्स को लिविंग वेजेस मिलना चाहिए, वर्कर्स का मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का पॉइंट दे रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है। मिल गया। सवाल क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो जब मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ और ये मेरे को आंसर मिल गया, तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। गॉट इट। अब आपको इस बात को समझना है कि हमारे लिए AIB में इंडेक्स कैसे काम करती है। गॉट इट, कि इस वजह से हम आंसर पता कर सकते हैं। अब नहीं याद था कोई बात नहीं, लेकिन तरीका पता है तो वी कैन मैनेज इट, वी कैन डू इट। किन किन लोगों को समझ में आया, यस इन द कमेंट बॉक्स, फटाफट बताओ। बात समझ में आई कि हमको किस तरीके से इसको डील जो करना है, ये हमारे पास एंगल है जो होना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पैटर्न समझा रहा हूं कि बेरेट का इस्तेमाल कैसे करना है। बाकी आप लोगों को मल्टीपल MCQ की प्रैक्टिस करनी मेरे साथ में, तो फिर शाम को 5 बजे यूट्यूब पे आ जाना, वहां पे डील करेंगे 3 घंटे। तो दिन भर आपको जो भी सेल्फ स्टडी करनी कर लो, शाम को 5 से 8 बजे मेरे रहेंगे, ठीक ना। अब अगला सवाल देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने एक और पॉइंट पूछा कि एज पर आर्टिकल 16, मैं बिल्कुल रियल टाइम सवाल सॉल्व करवा रहा हूं जो AIB में आ रखे हैं। एज पर आर्टिकल 16, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, अब इसने बीच में डॉट डॉट छोड़ दिया, ठीक है, और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर सो एंड सो। तो यहां पे मेरे को सीधा हिंट मिल गया, ये सवाल मुझसे कहां ले जाने की बात कर रहा है, आर्टिकल 16 पे ले जाने की बात कर रहा है। बेर एक्ट ओपन किया और तुरंत पहुंच गया मैं आर्टिकल 16 पे, ठीक है। कैसे पहुंचना है वो मैंने आपको तरीका बता ही रखा है, ऊपर चेक करते हुए चलो। तो यहां पर आपको बकायदा, जैसे अनुच्छेद 4 तक पहुंचे अपन, और आगे जाओ ये 5, आगे बढ़ते जाओ 16 तक जाना है, रुकना नहीं है, चले चलो। ये हम यहां पर आर्टिकल 16 पे, ठीक है। तो अब आर्टिकल 16 को देखो, 15 और यहां पे ये मेरा 16, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या पूछा था, 16 का ही पूछा था, कुछ और पूछा था, 16 का ही पूछा था कि एज पर आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ। अब जब आप 16 को पढ़ते हो तो उसमें कई सारे ट्रिपल क्लॉजेस हैं। ये क्लॉज 1 है, 16 1, 16 2, 16। अब आप ध्यान से देखना कि एग्जाम के पेपर में इन्होंने ये नहीं लिखा कि 16 1 है या 16 2 है, 3 है, ये नहीं लिखा। अब आप कहोगे इस सवाल को डिलीट होना चाहिए, एग्जामिनर बोलेगा थोड़ा दिमाग तो तुम भी लगा लो, वो ये कहेगा। तो ध्यान रखना, ऐसे इसका आंसर 16 1 में नहीं, आप 16 2 में इसकी लाइन क्या लिखा हुआ है, नो सिटीजन शैल, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली, ये देखो यहां पे आ रहा है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली। क्या लिखा हुआ है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंडेंट और प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस या एनी ऑफ अबव। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बातें लिखी है।
अब आप चेक करते जाओ, इसी सीरीज में आना चाहिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, अब यहां पे थोड़ा मामला अलग आ रहा है। अब देखो इन्होंने सीक्वेंस फॉलो नहीं किए, इन्होंने सिर्फ आपको कुछ एक नाम दे रखे हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। अब आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है। देखो रिलीजन, रेस सब में, रिलीजन सब में आ रहा है तो इसको टिक कर दो फटाफट, पेंसिल हाथ में रखना, रिलीजन, 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 रिलीजन तो सब में आ रहा है। दूसरा क्या है यहाँ पे, रेस, कास्ट, आप दो दो साथ में ले लो, तो रेस और कास्ट इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, इसमें कास्ट आ रहा है, इसमें रेस आ रहा है, इसमें कास्ट नहीं आ रहा है, इसमें रेस और कास्ट दोनों है जो आ रहा है। तो जो जो टिक करोगे उसका मतलब है, ये तरीका है आसान था फाइंड आउट करने का। सेक्स एंड डिसेंट, तो यहाँ पे ये सेक्स आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये चारों में है। डिसेंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये भी चारों के अंदर है, तो इससे तो अपन क्या ही फाइंड आउट कर पाएंगे। आगे बढ़ो, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, चलो भाई ये प्लेस ऑफ बर्थ मिल गया हमको, ये रेजिडेंस भी मिल गया। इधर प्लेस ऑफ बर्थ है, रेजिडेंस भी है, ठीक है, इधर प्लेस ऑफ बर्थ है, रेजिडेंस भी है, ठीक है, इधर प्लेस ऑफ बर्थ है लेकिन रेजिडेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा शॉर्टेड। अब आप देखो इसमें एक फैक्टर आ रहा है एज, यहां पर भी एज आ रहा है, यहां पर भी एज आ रहा है, क्या इसमें कहीं पर भी एज है क्या? देखो आप, एक दो तीन, कहीं पर भी एज नहीं है, तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में एज लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ये हमारा करेक्ट हो गया। अभी हमने निकाला कैसे? हमारा निकाला हमने बेरेक्ट से। बेरेक्ट से चीजों को डील करते हुए हम क्या है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? दिस इज ए क्रूशियल एस्पेक्ट कि हम किस तरीके से इस चीजों को ऑब्जर्व है जो करें, समझने की कोशिश है जो करें। तो यहां पर आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो, ऐसे टिक मार्क करते करते आगे बढ़ते चले जाओ, आइडिया लग जाएगा कि मामला है कि नहीं है। मूविंग अहेड, तो इस देखो ये तो आर्टिकल 16 है, ऐसे और भी कई सारे सवाल आ सकते हैं, बी रेडी फॉर इट। इस तरीके से और भी कई क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको बस ये दिमाग लगाना, आप इसको ना पेंसिल टिकिंग मेथड इस्तेमाल है जो कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं ना कितने सारे एक साथ हमको याद रहे। अब एग्जाम के अंदर बैठ के पहले ऐसे नहीं, पहले मैं याद करेगा फिर मैं सवाल सॉल्व करेगा, ऐसा तो कर नहीं सकते, ठीक है। नाउ अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं अपन, दो तीन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अब देखो ये सवाल आया कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जो है वो कहाँ है। अब देखो जिन कैंडिडेट्स ने कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड नहीं करी होती ना, उनको बहुत दिक्कत आती है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट की क्लास अटेंड कर रखी है वो थोड़ा हिंट फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इन्होंने क्या लिखा कि मिनिमम नंबर ऑफ जज बैठते हैं किसी भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डील करने के लिए, और या फिर फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143 शैल बी, तो कितने होने चाहिए? अब पता है क्या है, यहाँ पे दो कैटेगरी कैंडिडेट्स, एक कैटेगरी कैंडिडेट्स वो जो कहते हैं कि हमको आर्टिकल नंबर मिल गया तो वहीं पे जाके ढूंढेंगे। अब आप आर्टिकल 143 पे जाओ, यहाँ पे 143 लिखा हुआ है ना, जाइए एक बार आप। जब मैं 143 पे जा रहा हूं, जाएंगे तो पता है ना, हेडिंग चेक करते चलो, ऊपर देख चलो कौन सा आर्टिकल अभी तक 36 आया है, तो फटाफट नीचे लेके आओ। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आया, अभी तक 129 आया, थोड़ा और नीचे लेकर आओ, मतलब आगे बढ़ो। यहाँ पे कौन सा, ये हम आगे चले गए वापस आ जाते, तो ये हो गया हमारा 143। अब आप देखो 143 में क्या ये पॉइंट है भी कि नहीं भी, सवाल में तो 143, लेकिन जब आप 143 को पढ़ रहे हो, ये 143 आपके सामने आ गया, ये आ गया 143 का, ये लीजिए। अब 143 इसमें तो कहीं पर नंबर ऑफ जजेस का पॉइंट ही नहीं है। अब आप वहां पे क्या पूरा पढ़ोगे, इसको पूरा टाइम दोगे, एंड फाइनली यू विल केम टू नो के तो कहीं पर भी नंबर ऑफ जजेस कुछ नहीं लिखा हुआ। ये एट द टाइम ऑफ हियरिंग प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ हो उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के लिए रेफर कर सकता है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉट विथ स्टैंडिंग आर्टिकल 131 में कुछ भी लिखा हो किसी डिस्प्यूट को भी रेफर कर सकता है, या तो बस इतना ही लिखा है। तो फिर ये सवाल का आंसर इससे तो फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। अब क्या होता है, यहां पे होती है लिंकिंग। 143 इज लिंक विथ, ये दिख रहा है आपको, लिंक विथ 145। तो जब कॉन्सेप्चुअल डील करते हैं ना अपन, तो वहां पे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि आर्टिकल 143 में नहीं, जब आर्टिकल स्पेसिफिकली 145 पढ़ते हैं तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है।
ये आर्टिकल 145 का क्लॉज 3 है। The minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding the case involving substantial question or interpretation या for 143 shall be 5। और यहीं से सवाल पूछा गया। अब आपसे पूछ रहा बताओ क्या आंसर होगा। 5 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये आंसर 143 में नहीं मिला, ये आंसर हमको 145 में मिला है। अब ऐसे सवालों के जवाब से वही कैंडिडेट दे सकता है जिसने AIB 20 का कोई प्रॉपर गाइडेंस ले रखा हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले रखा हो, जुडिशरी एस्पिरेंट हो वगैरह, तो यहां बेनिफिट मिल जाता है। यहां पे वो कैंडिडेट्स मात खा जाते हैं जो कि लास्ट मोमेंट में पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये या तो इन सवालों को रट्टा मारो और या फिर इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि 143 का पॉइंट 145 से लिंक है जो होता है। आई बात समझ में? मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चीज वहां पे दे रखी है तो एग्जैक्टली वहीं पर होगी। और इसका आपको बेनिफिट कैसे मिल सकता है, मतलब इस वे के अंदर सपोज करो आप चीजों को डील कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं जिसके माध्यम से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। हम लोग क्या है, जब दिख रहा है आपको लिंक विद, हम लोग जब क्या है जुडिशरी के सेगमेंट को डील करते हैं ना, तो उसमें मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ 145 कैंडिडेट्स के दिमाग में रहता है। ये ऑप्शन इसीलिए छोड़ रखा है, जो खाली जगह छोड़ रखी ना वो इसलिए जब बेरेक्ट पढ़ाते हैं तो उसमें कैंडिडेट्स को 145, और यहाँ पे वो ऐतराज भी नहीं कर सकते, वो ये नहीं कह सकते यार ये तो कमेंट्री है। अब उसको बोलो में क्या दिखाई दे रहा है जरा पढ़ बता दो, वो सामने वाला बोले ना कि ये तो तुम शॉर्ट नोट्स लेके आगे कमेंट्री लेके आगे, है ही नहीं कमेंट्री। डिजिट्स को लेकर, नंबर्स को लेकर वो आपको कभी नहीं कहेगा कि कमेंट्री है। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। अब 2-3 सवाल और ले लेते हैं। अब जैसे ये सवाल आया, ये एकदम ग्रीन सिग्नल वाले सवाल है। संविधान का टाइटल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल इनमें से किस आर्टिकल में दे रखा है? फटाफट आर्टिकल सर्च करना शुरू कर दो। सबसे पहले चले जाओ इंडेक्स में। जब आपको मल्टीपल आर्टिकल दे रखे हैं, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स से आप क्या कर पाओगे, चीज को थोड़ा फटाफट देख पाओगे। अब जैसे उदाहरण के लिए आर्टिकल नंबर 1, क्या इसमें टाइटल है क्या संविधान का? नहीं, ये तो कह रहा है नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, तो ये ऑप्शन कैंसिल। 5 में जाओ, 5 में क्या दे रखा है, सिटीजनशिप का पॉइंट है जो दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल। फिर 390 में जाओ, ये चलो भाई 390, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। ये मैं आ गया 390, इंडेक्स में ही हूं मैं, कहीं नहीं गया। ठीक है, ये 390। अब 390 का जो सेगमेंट कहां गया, ये आर्टिकल है, ये पेज नंबर। अच्छा उल्टा मत कर देना, ऐसा नहीं हो कि इंडेक्स देखने के चक्कर में पेज नंबर देखने लग जाओ, जैसे मैं अभी देखने लग गया था आप लोगों के भावनाओं में खोकर, है ना। हमें आर्टिकल नंबर देखना है, राइट लेफ्ट साइड वाला, यून को ढूंढने लग जाओ, फिर बोलो अरे यार ये तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, गड़बड़ हो गया, पेपर ही खराब है, हम ऑब्जेक्शन लगाएगा, रेट फाइल करेगा, कुछ नहीं होने वाला। लेफ्ट साइड में आर्टिकल है या सेक्शन नंबर भी आपके लेफ्ट साइड के अंदर है जो होंगे। लेकिन हाँ, लिंकिंग बेरेक में जब वो क्रिमिनल लॉ डील करते हो ना, तो उसमें मैंने एक स्पेशल चीज दी है। लेफ्ट साइड में नए वाले कानून के सेक्शन और राइट साइड में पुराने वाले कानून के सेक्शन भी दे रखे हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना। ये हेडिंग पढ़ लेना, इसको सिली मिस्टेक बोलते हैं। अब आप देखोगे तो यार 390 तो डिलीट हो चुका है, ये तो सही हो चुका है, तो 390 भी आंसर रहा नहीं। अब इसको नेगेटिव मेथड बोलते हैं कि भाई 3 आंसर नहीं है तो चौथा तो आंसर होगा ही होगा, और चौथा भी आंसर नहीं होगा तो गई बफेलो BCI चलने, वी डोंट केयर। ठीक है, फिर भी आप यहां पर फाइंड आउट करना चाहो तो ये देखो 393 आपके बीच में आ जाएगा, और इसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, शॉर्ट टाइटल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर भी है, 393 इज द करेक्ट वन, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडेक्स का बेनिफिट है जो लेना। चलो भाई, अब ये तो मोस्ट ऑफ हो गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल। सवाल इजी भी आते हैं। अब देखो शुरुआत में संविधान के 2 सवाल टिपिकल आए और हम वहीं पर हाथ सरेंडर करके बैठ गए, अरे यार ये तो मेरे से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अमेंडमेंट वाला सवाल आया, आपसे सॉल्व नहीं हुआ। वो आपसे केस लॉ का सवाल आया, वो सॉल्व नहीं हुआ। लेकिन बाकी के सवालों ने क्या बिगाड़ा भाई, किसी का गुस्सा किस पे क्यों निकाल रहे हो? इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, आप सभी लोगों से बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहा हूं, अपनी अंदर की जो मानवीय गुस्सा है ना, अंदर की जो भड़ास है, उसको साइड में रखना। वहां पे ईगो नहीं, ये मेरे से 2 सवाल सॉल्व नहीं हो रहे, आगे के सवाल भी मेरे को नहीं आएंगे, ना 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 ना। 10 नहीं होंगे तो 11वां आएगा, 15 नहीं होंगे तो 16वां आएगा, 30 क्वेश्चन गलत हो गए तो 31वां आएगा। लेकिन साइकोलॉजी मत सेट कर देना कि यार शुरुआत के 5 नहीं हुए यार, मतलब बोननी खराब हो गई, अच्छा मेरे को जो है पहला कस्टमर अच्छा नहीं मिला। अरे हम वहां पे कोई बिजनेस करने थोड़ा ना बैठे हैं, हमको वहां पे पास होना है, आखिरी सांस तक लड़ना।
आखिरी सांस बोले तो आखिरी सवाल तक लड़ना, वहां हम कोई शहीद तो होने वाले हैं नहीं, है ना। मतलब हमको आखिरी सवाल को भी प्रॉपर इज्जत के साथ डील करना है। अब देखो सारा खेल तुम्हारे माइंड के ऊपर है, तुम लोग अपने माइंड को भटका दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा वापिस चलते हैं अपन और कुछ चीजों को देखते हैं, है ना, थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं यहाँ पर अपन। तो ये शॉर्ट टाइटल वाला मामला, और इस वे के अंदर हाँ सवाल पे आ जाते हैं। तो अब उसने पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ दे रखे हैं, गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये कौन से पार्ट में है जो दे रखे, अभी तो बहुत इजी है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4। सीधा इंडेक्स देखो, इंडेक्स देखो, और इंडेक्स टोटल हमारे संविधान के अंदर 22 पार्ट्स दे रखे हैं। पार्ट कैसे पता चलेंगे, देखो ये जब आप आ रहे हो यहाँ पे शुरुआती प्रोविजन के अंदर, ये देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ठीक है, ये क्या है, ये सब पार्ट ही तो है। पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट, ये आंसर आ गया। तो फंडामेंटल राइट्स कहाँ दे रखे हैं, पार्ट नंबर 3 में। ये हमारा इस तरह से आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। चलो भाई, अब देखो ये तो क्या है, ये आपका वो लिंकिंग वाला सेगमेंट है, इसमें मैंने क्या कर रखा है, डिटेल में बता रखा है। जो आपके एआईबी की पेपराथन नहीं थी, वो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि एआईबी की पेपराथन सॉल्व करना, क्योंकि इसमें सवाल के साथ साथ मल्टीपल चीजें भी दे रखी है। जब आप इस चीज को तो यहां पर आप देखिए आर्टिकल 3 के साथ मैंने इतना सारा सेगमेंट और समझा दिया कि भाई ये हमारे आर्टिकल है, ये इसकी रेंज है, तो अब इनमें से सवाल है तो वो भी डील किया जा सकता है। दैट्स वाई मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये भी पेपराथन सॉल्व कर लो, आधा बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। अब एग्जाम तुम्हारे नहीं सुनेगा, बदमाशी करी तो, लेकिन सुनेगा, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा, इनमें से कौन सा स्केड्यूल, टोटल 12 स्केड्यूल है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कर्ड लिस्ट में डील करता है। सीधा सवाल, आपके पास दो ऑप्शन, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या करो आपके पास डेक का मामला भी डील किया जा सकता है, और नहीं तो आप सीधा शेड्यूल पे चले जाओ, जो आपको पीछे शेड्यूल दे रखे हैं ना, वहां पे चले जाइए, और उस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं। सो दैट विल बी वेरी वेरी क्रूशियल। अब आप देखो मैंने तो यहाँ पर आपको मेंशन करवा रखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे बेरेक में आपके पास ऐसा हो। यहाँ तो मैंने आपको इंडेक्स में ही दे रखा है, ये देखो 7th शेड्यूल, मतलब आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है। 7th शेड्यूल में लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कर्ड लिस्ट पहले से मेंशन है जो कर रखा है। लेकिन कुछ बेरेक्ट है ना, वो खाली 7th शेड्यूल लिख के छोड़ देंगे, तो आप लिंकिंग बेरेक्ट इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो ले सकते हो इफ यू फाइंड अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे कौन सा है, शेड्यूल नंबर 7, ये हमारा आंसर है जो यहाँ पे हो गया। और भी कोई शेड्यूल पूछे तो प्रिपेयर रहो उसके लिए, करेक्ट। ये बेसिक बातें हैं जो होती हैं। फर्दर अब जैसे उदाहरण के लिए यहां पर आपके बीच में ये 82 83 आईपीसी का एक सवाल है, एक दो सवाल और ले लेता हूं, बाकी अपन मिलेंगे शाम के टाइम के अंदर। आप लोग कहेंगे कि भाई इस तरह का सेशन और करना है तो वो कर लेंगे, मैं आप लोगों से पूछ लूंगा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है या इस तरीके से बेरेट वाली प्रैक्टिस करनी है, कि बेरेट में किसी चीज को कैसे ढूंढे, मुझे बता देना, मैं अकॉर्डिंगली आई विल हेल्प यू। ओके, तो दो असेंशियल कंडीशन ऑफ, अब जैसे ये सवाल आपके सामने है, व्हाट आर द टू असेंशियल कंडीशन ऑफ पीनल लाइबिलिटी। किसी भी व्यक्ति को आप अगर क्रिमिनल रूप से लायबल ठहराना चाहते हो तो बताइए कौन सी दो जरूरी चीजें हैं यहां पर। सी, तो यहां पर क्या है, गिल्टी बॉडी एंड राइटफुल एक्ट। आप देखो समझना, गिल्टी बॉडी क्या होता है भाई, बॉडी गलत है तो बॉडी कोई हमारे ऊपर कोई हिप्पोपोटामस की बॉडी थोड़ी ना लगी हुई गलत हो जाए। तो एक्चुअली क्या होता है, गिल्टी माइंड होना चाहिए। गिल्टी माइंड आपका मतलब जो है मेन सीरिया और एक्टर सीरियस रॉन्गफुल एक्ट वगैरह हो। तो गिल्टी इंटेंट एंड रॉन्गफुल, अब इंटेंट और मोटिव तो थोड़े मिलते जुलते दोनों ही मेंटल एलिमेंट है। गिल्टी माइंड एंड रॉन्गफुल एलिमेंट, रॉन्गफुल एक्ट सॉरी। तो यहां पर क्या बनता है, और फिर क्या लिखा है, गिल्टी मोटिव और रॉन्गफुल एक्ट, मोटिव नहीं इंटेंशन गलत होना चाहिए, तो गिल्टी माइंड दिस इज द करेक्ट वन। इसको कहा जाता है मेन सीरिया। अब आप में से जिन कैंडिडेट्स ने मेरे साथ में बीएनएस के टॉपिक का रिवीजन किया था, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा क्या ये टॉपिक हमने क्लास में डिस्कस किया था, हाँ या ना। मेन सीरिया, एक्टर सीरियस, क्या ये पॉइंट, क्योंकि देखो ये सवाल बेरेट से डायरेक्टली तो आता नहीं है, ये तो जब आपने कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम ऑब्जर्व कर रखा है तो वहां पर ये टॉपिक हमारे बीच में आया था कि नहीं आया था। यस, ये बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है उस समय इन चीजों को उस वे में डील एजू करने का। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। तो आप लोग चिंता मत करो, जो हमने पढ़ा है ना वो काम आएगा, 100% काम आएगा, ठीक। फर्दर अब जैसे ये सवाल आया, इसको देखो आप
इस सवाल में क्या पूछा कि प्रोविजन फॉर प्राइवेट डिफेंस कहां दे रखे हैं, प्राइवेट डिफेंस। अब देखो यहाँ पे आईपीसी लिखा हुआ है, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर बीएनएस लिखा हुआ है, तो अपने को घबराने की जरूरत है क्या? कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, बीएनएस का बेरेट आपके बीच में लेकर आ जाता हूं। तो ये मैं यहाँ पर आपके बीच में बीएनएस का यानी कि भारतीय न्याय संहिता का। अच्छा देखो, अब आपके पास कॉम्बो बेरेट भी हो सकता है, तो मैं कॉम्बो ही ओपन कर देता हूँ। कॉम्बो का मतलब होता है मैनुअल। मैनुअल में तीनों बेरेट है, तो जरा ध्यान देना, ऐसा नहीं हो कि तुम बीएनएस की जगह पे बीएनएसएस का सेक्शन खोल दो, ये गलती मत करना। अब जैसे उदाहरण के लिए प्रैक्टिकली समझाता हूं, सी इधर, अब ये मेरे पास बेरेट है। अब इस बेरेट में आप देख पा रहे हो बीएनएस भी है, बीएनएसएस भी है और बीएसए भी है। तो ये जो मेरा बेरेट है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो शुरुआत का जो पार्ट चल रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है, हेडिंग के अंदर आप देखोगे ना, तो भारतीय न्याय संहिता ये लिखा हुआ है। तो ऐसा मत कर देना कि सेक्शन 14 बीएनएस की जगह बीएनएसएस का सेक्शन 14 ओपन करके देखो, फिर बोलो अरे यार ये तो इसमें है ही नहीं, तो फिर सिर खुजाने से भी कुछ नहीं होगा। समझ गए? ये गलतियां कौन कर सकता है? जिनके पास क्रिमिनल मैनुअल है वो कर सकता है। अब जिसके तीनों बेरेट अलग अलग हैं, तो हो सकता है उससे तो गलती होगी नहीं, वो सही बेरेट ही उठाएगा वहां पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना, ये जाने अनजाने में गड़बड़ी मत कर जाइएगा। ठीक, तो ये पॉइंट है, यहां से रिलेवेंट है। तो इसलिए ना हमें ध्यान रखना है कि भाई पहले बीएनएस आ रहा है या फिर बाद में सेकंड नंबर पे बीएनएसएस है जो आ रहा है, तो ऊपर लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर हेडिंग में लिखी हुई है बीएनएसएस। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहां पर मैं आपके बीच में एक और पॉइंट बता देता हूं। जैसे मैंने ये कॉम्बो ओपन कर दिया, नाउ यू सी दिस एस्पेक्ट, ये देखो ये कॉम्बो आ गया तीनों कानून है इसके अंदर। तो यहां पर मैं चाह रहा हूं, देख रहा हूं, तो ये मेरे को है ना बीएनएस A1 से लेके 8, मैंने तो देखो इस तरीके से एबीसी कर रखा। लिंकिंग के जो बेरेक्ट मिलेंगे उसमें थोड़ा आपको स्मार्ट क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा। पेज नंबर को भी मैंने A1 A ऐसे मेंशन है जो करा रखा है, ताकि आपको हेल्प है जो मिल सके, आप गलती से इसमें ये जो मिस्टेक है जो ना करें। नाउ यू सी, ये क्या हो गया, शुरू होने से पहले खत्म हो गया? नहीं, ये बाहर वाला है, रुको मैं अंदर वाला ओपन करता हूं। तो अब जैसे ये भारतीय न्याय संहिता है, ठीक है। अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये मेरे पास में इसका पॉइंट है जो आ रहा है, ये इंडेक्स। अब आप ध्यान से देखना, मैं आप लोगों के बीएनएसएस में पेज नंबर का दिमाग नहीं लगाया है, मैंने यहां पर आपके इस चीज को कवर करने का प्रयास किया है, ये न्यू सेक्शन और ये ओल्ड सेक्शन। तो आज जिनके पास लिंकिंग के बेरेट है उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप न्यू और ओल्ड का कॉम्बिनेशन जो है ना, अलग से आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लेके चल सकते हो। ठीक, अब जैसे सवाल क्या पूछा है इसने, इसने हमसे सवाल पूछा कि प्राइवेट डिफेंस के प्रोविजन कहां दे रखे हैं। ठीक, तो अब किसी को भी पता हो तो उसका एक्सचेंज कर सकता है, स्विचिंग टेबल भी आपको दे रखी बेरेट के अंदर ही। तो यहां पर क्या है कि आप जब प्राइवेट डिफेंस के बारे में बात करते हो, तो अगर पुराना लॉ पूछा है तो सर्च करना, पुराना लॉ पूछा है तो राइट साइड से सर्च करना, और अगर नया लॉ पूछा है तो लेफ्ट साइड से सर्च करना। तो एक ही बुक से आपके दोनों काम हो जाएंगे। अब आप देखो ये प्राइवेट डिफेंस आ रहा है, 96 से स्टार्ट होता है, 96 से स्टार्ट होके 106 पे खत्म होता है। और यही आपको न्यू लॉ के बारे में पूछा जाए तो न्यू लॉ पे ये प्रोविजन 34 से स्टार्ट होता है और 44 तक जाता है। तो अगर यही सवाल अगर हमारे बीच में आया कहां से, न्यू लॉ से, तो ये क्या क्या रेंज हमको प्रोवाइड करेगा? इसी का आंसर होगा 34 से लेकर 44। तो इसका बी आंसर यहां पे क्या रहेगा? बी आंसर है जो रहेगा। ये सीधा सेक्शन रेंज पूछ रहा है, जहां कई बार भी सेक्शन की रेंज पूछी, आप मान के चलना आपको क्या करना है, उस वे में उस पार्ट को डील है जो करना है। अच्छा, एक मैं आपको हिंट दे देता हूं जिससे आप थोड़ा इसको और समझ सके। भाई जैसे ये देखो, इन्होंने क्या पूछा, कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड एज प्रोवाइडेड अंडर। अब इन्होंने 4 सेक्शन आपको दे रखे और 4 सेक्शन की एक्सप्लेनेशन 3 मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करना कि ये जो 4 सेक्शन है, 300 ये पुराना वाला है, 299, 301, 302, आपको बीएनएस में नया वाला सेक्शन पूछा जा सकता है, मेंटली प्रिपेयर रहना। तो अब पहले तो ये जाके चेक करना कि यार उसके अंदर एक्सप्लेनेशन 3 है भी कि नहीं भी। देखो हम क्या करते हैं, कई बार अंदर का पढ़ने बैठ जाते हैं कि हाँ अंदर क्या लिखा हुआ है। वो पढ़ने से पहले ये देखो कि भाई 299 में एक्सप्लेनेशन 3 है क्या, 301 में एक्सप्लेनेशन 3 है क्या, 302 में एक्सप्लेनेशन 3 है क्या। जैसे उदाहरण के लिए
अब आपके बीच में मैं ये लेके आ रहा हूं, ये मेरा बीएनएस है। अब चूंकि आईपीसी का है ना, तो मैं आईपीसी के सेक्शन से ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी क्या कर रखा है, इन्होंने शिफ्ट कर रखा है। पहले ये पीछे दे रखा था, अब इन्होंने ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी को क्या कर दिया, एक तरीके से आगे है जो ले लिया है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर जो मेरा सेगमेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी सी। तो इन्होंने क्या बोला, क्या ऑप्शन दिए मेरे को, इन्होंने ऑप्शन दिए 300, 290, 301, 302, यहीं पर है आपके बीच में। ये देखो ये 299, 300, 301, 302, इनके रेस्पेक्टिव सेक्शन कौन कौन से हैं, 104, 103, 102 और आपके इस तरीके से 101, 100, ये दे रखा है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको छोड़ो, यहाँ पे आ रखा है, 4 सेक्शन आपको दे रखे हैं। तो हमको पहले ये जाके चेक करना है कि इनके अंदर एक्सप्लेनेशन है भी कि नहीं भी। पता चला, जैसे आप देखो ये 301 और 302 है, मैं आपको लेके चलता हूं। 301 और 302 ये हम गए इसके बेरेट के अंदर, 161 तक है, आगे जाओ, 256 तक पहुंचे और आगे जाओ, हमें पहुंचना है यस 315। अच्छा सॉरी, हमने बीएनएस ओपन कर दिया था ना, तो उसका तो हमको 104 ही जाना है। आईपीसी ओपन करता तो वहां जाता, लेकिन जब मैंने बीएनएस ओपन कर रखा है तो मैं यहीं पर आऊंगा। अब आप देखिए यहां पर जो सेक्शन हमको देखने को मिलेगा, ये आई थिंक थोड़ा सा मामला इसका अटक गया है बीच में, कोई बात नहीं। सी, आप देख पा रहे हो इसको, ओके। यहां मैंने काफी बेरेट एक साथ खोल दिए ना, तो ये बेचारा कंफ्यूज हो गया। ये कह रहा है कि तुम्हारे है क्या, एक बेरेट ओपन करो, हम परेशान हो रहा है, ये कह रहा है, मतलब ये ऐप। हाँ जी, अब आप देखो तो यहाँ पे 300, 301 और 302, अब इनके संबंध में मेरे पास में कौन सा प्रोविजन है जो आ रहा है, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा एक बार। देखो जब मैं 301 और 302 को ओपन कर रहा हूं तो मेरे सामने आ रहे हैं ये वाले सेक्शंस, कौन कौन से, सी 301 में मेरे को यहां पे ये देखने को मिलेगा, दिस वन हाँ, जिसको पर बोलता है ट्रांसफर ऑफ मैलिट। जो पहले 301 था वो 102 है। यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रही है, नहीं है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका मतलब 301 में तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, तो ये सर हो गया गड़बड़। मतलब ये चीज ही वहां पे नहीं दे रखी है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन 3। फिर आपके 302 जो था पहले जहां पे सजा मिलती थी, वो यहां पर 103। अब क्या है 103 नए वाले कानून के अंदर, क्या इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिख रही है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो खत्म ही हो गया। इससे पता है क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। अब आपको सिर्फ इन दोनों में दिमाग लगाना, 300 और 299 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर की डेफिनेशन। अब आप यहां पर आइए, देखो मर्डर की डेफिनेशन जो आपको दे रखी है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 101 में दे रखी है। अब ये जो 101 है ना, यही पहले आपका 300 आईपीसी हुआ करता था। क्या इसमें एक्सप्लेनेशन 3 है क्या, जरा चेक करो। तो यहाँ जब इसको पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक्सेप्शन दे रखे हैं, एक्सेप्शन 1 वगैरह या एक्सेप्शन 2 दे रखा है, लेकिन कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन दिखाई दे रही है क्या, इसमें तो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो हमको डायरेक्टली क्या नहीं आ रही है, नजर ही नहीं आ रही है। तो जब नजर नहीं आ रही है तो मामला तो फिर अलग चला जा रहा है एक वे के अंदर, उस वे में कि भाई यहां पर तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मतलब कि इस वाले सेक्शन के अंदर भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इवन अगर आपने अंदर से नहीं भी पढ़ा है तो भी आपका आंसर हो गया बी। ये थोड़ा सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बट जाके सिंपली चेक करो। अब 299 बोले तो अभी का जो आपका वर्तमान वाला सेक्शन है 100 कल्पेबल होमिसाइड, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे दे रखा है एक्सप्लेनेशन 3। तो अगर मैं एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर नहीं भी पढ़ रहा हूं ना, तो भी मेरे को आंसर मिल गया। दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट टैक्टिस। समझे, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का आप लोगों से ये मतलब है कि इस वे में हमें बेरेट को डील एजू करना है। ओके, क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज को लेकर कोई भी आपको गिला शिकवा नहीं रखना है, यू कैन डू इट। तो ये एक वे होता है जिसमें हम अंदर की चीज को जाने बिना ही बाहर का सेगमेंट क्या कर सकते हैं, डील एजू कर सकते हैं। ओके, तो आज शाम को 5 बजे
मैं आप लोगों के लिए इस तरह का, अब देखो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। मुझे ये बताओ, एक होता है कि आपकी मैं फटाफट फटाफट एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊं, मतलब सवाल आएगा स्क्रीन पे, डायरेक्ट ओपन नहीं करूंगा, आंसर टिक करके बढ़ा आगे चल जाऊंगा, ठीक है। एक होता है जैसे मैंने अभी किया वैसे मैं आपको थोड़े सवाल समझाऊं, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है मैं आपको स्पेसिफिकली 100 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जिसके माध्यम से आप चीजों को डील कर पाए। सो व्हाट यू वांट, एमसीक्यू या डायरेक्ट स्टाइल? जिनका कहना है कि एमसीक्यू करना है वो इस पोल में ट्रू पे क्लिक कर दो, और जिनका कहना है कि नहीं सर हमको तो वो ये वाला जो आपने अभी समझाया है इसकी प्रैक्टिस और करनी है, तो वो जरा फॉल्स पे क्लिक करो। आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रू यानी कि एमसीक्यू और फॉल्स यानी कि डायरेक्ट। बताइए क्या करना है। तो यहां पे पोल का आंसर आ रहा है एमसीक्यू। चलो ठीक है, फिर डन रहा। मैं बीच बीच में आपको है ना कुछ ऐसी बातें बताता रहूंगा, डोंट। अरे उल्टा हो गया, सॉरी, ये तो बाजी पलट गई, बिहार का इलेक्शन हो गया यहाँ पे तो। 36% कह रहा है कि सर एमसीक्यू, और 60% कह रहा है कि नहीं सर हमको ये वाला चीज चाहिए जिससे हम एग्जाम के अंदर पास है जो हो सके। हमारे लिए ज्यादा सही क्या है, आप वो करवाओ, इसको कहते हैं इमोशनल डायलॉग मार देना, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लो, है ना, तुम्हें जो ठीक लगे। ये ना धर्म संकट में डालने वाला होता है। मेरा इच्छा है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा दोनों करवाऊं। तो इवनिंग 5 to 8 PM, गोल्डन आवर समझते हो? गोल्डन आवर का मतलब होता है अंतिम समय। उस समय अगर सही टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना तो इंसान की जिंदगी बच जाती है। तो अभी एआईबी एग्जाम का गोल्डन आवर होगा शाम को 5 बजे से 8 बजे, बढ़ा भी सकते हैं, सो डोंट मिस इट, उसको मिस मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।